वेलकम बैक बच्चों। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में रिवीजन कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि भाई डॉट प्रोडक्ट तक देख लिया था, राइट। उसमें भी हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट में एंगल निकालना भूल गए थे। वहीं से स्टार्ट करते हैं कि भाई साहब हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और cos थीटा होगा, ठीक है। तो उनके बीच में दो वेक्टर के बीच में जब एंगल निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग cos थीटा को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा ये टॉपिक रह गया था, तो आपने कवर कर लिया यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम लोगों ने बात की बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में? क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन होता था हमारा? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे साइन थीटा आता था और यहाँ पे एन कैप क्या आता था? एन कैप, ठीक है बच्चों। एन कैप से मुझे याद आया कि यहाँ पे और एक टॉपिक रह गया है। कौन सा वाला पता है? कि मान लो आपको ए वेक्टर दे रखा है और हमें बी वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है। हमें बी वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है और किसकी डायरेक्शन में? ए वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है। मतलब बी वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है और हमें क्या निकालना है? ए वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है। तब बच्चों हम लोग किस तरह से निकालते हैं? तब बच्चों हम लोग ये किस तरह से निकाले उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बी वेक्टर किसकी डायरेक्शन में? ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो हमें क्या निकाल लेना होता है बच्चों? पहले ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, मतलब ए कैप निकाल दो तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ए वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। उसके बाद बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास अपने आप में ही क्या आ जाएगा? बी वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 10 यूनिट है और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ए वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो ये टॉपिक रह गया था, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको वेक्टर निकालना हो और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा हो तो किस तरह से काम करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक था, हो रहेगा था, ठीक है। यहाँ पे इसे कचरा कर दिया हमने, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन होता है? तो क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन होता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा और n कैप। ये n कैप क्या होता है? उनकी डायरेक्शन होती है जिसकी उनको जो परपेंडिकुलर आता है वो, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को जो परपेंडिकुलर वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन में होता है ये वेक्टर, ओके फाइन। तो उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब जीरो कब होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है? तो क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होता है? जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर कब होता है? जब हमारे पास ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो, बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो या फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है हमारा? 0, ठीक है, या फिर 900, ठीक है, या फिर 180, ठीक है। कुछ याद आ रहा है? ये जो सिंबल मैंने लिखा है वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट के फॉर्म में और उसमें बीच में कैप, तो ये क्या है बच्चों? एंगल दिखाने का सिंबल है, ठीक है। मैंने वहां पे भी बताया था लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख लिया हमने। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कौन सा एंगल बनना चाहिए? 0 एंगल बनना चाहिए या फिर उनका क्या होना चाहिए? 180 एंगल बनना चाहिए। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं? उनको क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? उसका 0 बन जाएगा। इसका मीनिंग वो हुआ कि दोनों वेक्टर आपके क्या होने चाहिए? पैरेलल वेक्टर होने चाहिए। कौन से वेक्टर होने चाहिए? पैरेलल। तो डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो। क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तब 0 होगा, ठीक है, ओके फाइन। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे a क्रॉस a क्या होता है बच्चों? 0 होता है। वहां पे क्या था हमारा? a डॉट a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर होता, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है, वहां पे क्या आती है? स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है, ओके। और क्या डिस्कशन किया था हमने इसमें कि भाई साहब यूनिट वेक्टर जो है हमारे रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसके बीच में जब i क्रॉस i करो या j क्रॉस j करो या k क्रॉस k करो तो वो तो हमारा क्या हो जाने वाला है? 0 वेक्टर हो जाने वाला।
लेकिन जब आई क्रॉस जे करूं तो हमारे पास आएगा के वेक्टर, जे क्रॉस के करूं तो हमारे पास आने वाला है आई वेक्टर, और के क्रॉस आई करूं तो हमारे पास आने वाला है जे वेक्टर। तो याद हो तो मैंने बताया था आई, जे और के जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, मतलब क्या कर लिया था, जैसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ कि जे क्रॉस आई कर लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के कर लो, के क्रॉस जे कर लो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे तो जे क्रॉस के आता है लेकिन यहाँ पे क्या करेगा के क्रॉस जे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस आई जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही पूरा ऑर्डर चेंज करता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा ये दोनों वेक्टर जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात करूँ तो वो क्रॉस प्रोडक्ट जो करते हैं वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखूँ तो उसको हम लोग बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकते। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस ए। ठीक है, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, ओके फाइन। और बच्चों यहीं पे हम लोगों ने बात की थी या फिर आगे बात की थी, याद नहीं मुझे, कि कोलिनियरिटी, मतलब दो वेक्टर कोलिनियर कब बोलेंगे, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्ब्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। यहाँ पे लैम्ब्डा आपका प्लस और माइनस आएगा। ठीक है, प्लस आएगा तो सेम डायरेक्शन होगा, माइनस आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ओके, और दूसरी बात की इसके कंपोनेंट फॉर्म के हिसाब से, मान लो ए वेक्टर हमारा कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हो x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर हमारा लिखा हो x2 i कैप प्लस y2 j कैप एंड z2 k कैप। तब इसको हम लोग चेक करें कोलिनियर है कि नहीं है, तब कैसे चेक कर लेते, x1 by x2 इज इक्वल टू y1 by y2 इज इक्वल टू z1 by z2 हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस बोथ वेक्टर आर कोलिनियर। क्या बोल सकते हैं, बोथ वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, और कोलिनियर है इसका मीनिंग वो भी बोल सकते हैं कि उनको हम लोग पैरेलल वेक्टर ही बोल सकते हैं। कौन सा वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक कि आपको ये समझ में आएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होती है। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल निकालना हो तो कैसे निकालते थे हम लोग, यहाँ पे साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाते थे और मॉड्यूलस लगा लेते थे, तो क्या आता था भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पे ये साइन थीटा वाला फॉर्मूला बन गया और ये कॉस थीटा वाला फॉर्मूला बन गया। आपको जो यूज करना हो यूज कर सकते हो, मुझे तो ये प्रेफरेबल लगेगा। क्यों, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना ना, वो कैसे निकाल रहे हैं, मान लो यही दो वेक्टर उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है तो हम लोग उसको डिटरमिनेंट की मेथड से सॉल्व करते हैं। कौन सी मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते थे, आई जे और के कैप पहली रो में। ठीक है, दूसरी रो में क्या लिखते थे, ए वेक्टर के जितने भी हमारे पास स्केलर कंपोनेंट है वो, मतलब x1 y1 एंड z1। तीसरी रो में दूसरा जो हमारा वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट, मतलब x2 y2 और z2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते थे तो हमारे पास जो आता था आंसर वो भी वेक्टर फॉर्म में आता था और वो हमारा क्या निकल के आता था, क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आ जाता था। और ये सबसे इजी तरीका था क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें मैंने कवर कर ली है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसमें एक प्रॉपर्टी की इसका डिस्कशन कर ली कि कम्युनिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता नहीं है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में कम्युनिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते थे। ओके फाइन, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो उसमें हम लोगों ने लिखा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या लिखा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में लिखा था। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, उसका हम लोग दूसरा नाम भी बोला था मैंने, बॉक्स प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग उसको सीधा सीधा बॉक्स में ही लिख देते थे, जैसे कि कैसे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर।
तो बॉक्स दिखता था इसलिए हम लोग उसको बॉक्स प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बच्चों जो था इसका जो आंसर था सिंप्लीफाई करने का जो तरीका था वो क्या था हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, उसका जो आंसर आता है उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना था आपको, ए वेक्टर के साथ, ओके। और ये जो आपको क्या दे रहा था पता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, क्या दे रहा था, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इस तरह से, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड के अंदर एक बॉक्स प्रोडक्ट लिख देता हूं। ये आपको क्या कहता हूं, वॉल्यूम देगा। मैग्नीट्यूड क्यों लगाया, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, पॉजिटिव। वैल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने मॉड्यूलस लगा दिया, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप देता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये वॉल्यूम पर से मुझे याद आया कि दो टॉपिक रह गए, कौन सा होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। मतलब किस तरह से कि भाई दो एडजेसेंट साइड है हमारे पास ट्राइंगल की, तब उनके बीच में एरिया निकालना हो हमें, तो क्या कर देना है कि इन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसका हाफ कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वेक्टर सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, ठीक है। दूसरा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोपाइड है उसको हम लोग 3D में बनाए तो पैरेललोग्राम बन जाए, पैरेललोग्राम को हम लोग 3D में बनाए तो पैरेललोपाइड बन जाएगा, 2D में हमारे पास पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकाल देते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो है, मतलब जो हमारे पास जो स्केलर बॉक्स पड़ा है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे डिस्कशन कर लेते फटाफट। यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर है, सी वेक्टर मान लो ऐसा हो, यहाँ पे ए वेक्टर जो मैं ये ले लेता हूँ, बी वेक्टर हमारे पास ये लेता हूँ, सी वेक्टर मान लो मैं ऐसा ले लेता हूँ कि x3 i कैप y3 j कैप और z3 k कैप। तो उनके बीच में ये बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकाल रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, उसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका डिटरमिनेंट था, तो ये x1 y1 और z1, x2 y2 और z2 z, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसका क्या निकाल रहे, सीधा सीधा डिटरमिनेंट निकाल रहे थे, वो कैसे आया, इस तरह से, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन की थी। तो बॉक्स प्रोडक्ट निकालने का सबसे इजी तरीका था, ओके। और ये बॉक्स प्रोडक्ट के साथ बहुत सारी कहानी जुड़ी है, प्रॉपर्टी जुड़ी है, वो देख लेते हैं कि भाई साहब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, फिर ऑर्डर चेंज कर लो, मतलब ए वेक्टर देख लो बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर लिखा बी वेक्टर लिखा और सी वेक्टर के बीच में बॉक्स प्रोडक्ट निकालो, या फिर बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में बॉक्स प्रोडक्ट निकालो, या फिर सी वेक्टर ए वेक्टर और ये बी वेक्टर के बीच में बॉक्स प्रोडक्ट निकालो, दोनों का आंसर, तीनों चीज का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। मतलब सीक्वेंस में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन यहाँ पे मान लो दो रो को इंटरचेंज कर लो, मतलब दो वेक्टर किसी को इंटरचेंज करो पोजीशन, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी में, यहाँ पे इन दोनों का बॉक्स प्रोडक्ट में, यहाँ पे इन दोनों का इंटरचेंज करके बॉक्स प्रोडक्ट निकालो, तो इन दोनों के आंसर में क्या फर्क पड़ेगा, माइनस का। तो इसको समझना है तो सीधा सीधा यहाँ आ जाओ, ये दो रो को इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो वेक्टर की पोजीशन अंतर करूंगा तो हमारे पास वेक्टर क्या आ जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जुड़ी हुई थी कोप्लेनर की, यहाँ कौन सी, कोप्लेनर के बारे में। कोप्लानर लग रहा है, कोप्लेनर आप जो मानना चाहो बोल सकते हो, कोप्लेनर। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर किसको बोलते हैं कि भाई तीन जो वेक्टर है वो तीनों तीन वेक्टर एक ही प्लेन में आए हुए हो, उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। अच्छा जी,
मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर एक ही प्लेन में। तो याद हो तो हम लोगों ने बताया था कि ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो? क्यों जीरो? वो भी बहुत डिस्कशन किया था कि भाई साहब बी क्रॉस सी करूँ है तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करूंगा तो हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर और सी वेक्टर को परपेंडिकुलर जो उस प्लेन में है उस प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, उसका वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये वेक्टर के साथ करूंगा और आप देख सकते हो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी एक प्लेन में आए हुए। ठीक है, तो ये कोप्लेनर की बात हो गई। ठीक है, ओके। और क्या बाकी रहा यहाँ पे, ये आ चुका स्केलर प्रोडक्ट आ चुका, वॉल्यूम आ चुका, एरिया आ चुका, कोप्लेनर भी आ चुका। ठीक है, आई होप हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बच्चों एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज जो हमारे पास है उसमें जो एमसीक्यू है वो फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, उसके बेसिस से हम लोग आगे थोड़े बहुत एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं ज्यादा करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो देख लेते हैं एमसीक्यू। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 ले रखा है, एक्सरसाइज का ही हमारा। ठीक है, तो फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, चलो। तो 16 क्या बोल रहा है, मे बी आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, आप थोड़ी ब्राइटनेस फुल कर दीजिएगा। ठीक है, if theta is the angle between two vector a vector and b vector, then a vector dot b vector is greater or equal to 0, then when what, only when theta is bla 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 bla, मतलब थीटा कहाँ पे लाइज करेगा तब आपका डॉट प्रोडक्ट 0 0 से बड़ा होगा। ओके बच्चों, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है हमें पता है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड cos थीटा होता है। और इसकी वैल्यू आपके पास 0 0 से बड़ी है तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा उसकी वैल्यू भी 0 0 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है उसको भगा सकते हैं, पॉजिटिव है तो बाय मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो cos थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा। राइट, ओके, मतलब क्या हो गया, cos थीटा 0 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कौन से इंटरवल 0 0 से बड़ा होता है बच्चों, 0 भी चाहिए 0 से बड़ा। तो भाई साहब पाई बाय 2 जहां होगा वो तो 0 होगा, यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है और यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो भाई साहब ये ऑप्शन आ जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो 0 0 से 0 और पाई बाय 2 के बीच में रहेगा, तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, जिसमें हमारा थीटा रियलाइज करेगा 0 लेसर इक्वल टू थीटा लेसर इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट a and b to be यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अच्छा, a वेक्टर और b वेक्टर आपको क्या दे रखे हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, उनका मैग्नीट्यूड दोनों का 1 हो जाएगा। ओके, एंड उनके बीच का जो एंगल है वो cos थीटा है। ओके फाइन, देन a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इफ थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो उनके बीच में जो एंगल है, किसके बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, वो ही एंगल हमें निकालना है। कब, जब हमारे पास ये दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर होंगे और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड भी हमारे, ये भी वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो एंगल का फॉर्मूला कौन सा लगा ले, cos थीटा लगा ले। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो भाई साहब ये दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर। मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हमारे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना ही पड़ेगा कंपलसरी, कुछ भी करके कि जिसकी वजह से हम लोग थीटा निकाल पाए। समझ में आ, तो ये तो भाई साहब इनका यूज कर लिया मैंने, अब इसका यूज करें तो उसमें a वेक्टर डॉट b वेक्टर कब आ सकता है, इसमें ये वाला इक्वेशन में मैं ऐसा कर लूं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड वो तो 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 1। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करो तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, आपको पता है ना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत यूज की है हमने। चलो, इसका मैग्नीट्यूड तो हमारे पास 1 आ जाएगा। और बच्चों आपको पता है स्केलर डॉट प्रोडक्ट जो है उसको कम्युनिटी की कम्युनिटी है, हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको मैं चेंज कर लूं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये +1 इज इक्वल टू 1। तो भाई साहब 1 1 हट जाएगा, तो ये क्या आ गया, 2 टाइम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -1, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। ठीक है, ओके फाइन। चलो, तो भाई साहब हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल -1/2, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर रख दो -1/2, क्या आएगा cos थीटा इज इक्वल टू, है ना, -1/2। कैसे, क्योंकि यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। ठीक है, अब बच्चों थीटा cos थीटा -1/2 कब होता है, तो वो होता है cos 2π/3 जब होता है। ठीक है, ओके, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/3। तो फाइनली हमारा आंसर आया 2π/3। ठीक है, ओके, आई होप बच्चों कि ये एमसीक्यू आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने पूरा रिवीजन कर लिया फॉर्मूलाज का और 2 एमसीक्यू किए। कल मैक्सिमम 10 एमसीक्यू एक लेक्चर में होने चाहिए, इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।